नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पिछली बार जो मैं कहा था कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए समय समय पर कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, उसी सिलसिले में एक श्रृंखला शुरू करना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं हम उनको कैसे पढ़ें। पर इस बात पर आने से पहले एक दो बातें मैं आपको और कहना चाहता हूं। वह ये है कि मैंने जो पिछले समय में वीडियोज अपलोड कर रखे हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशन पर भी हैं और कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स पे भी हैं, और आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि उसमें बहुत सारे मेरे लेक्चर्स हैं जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस में दिए गए हैं देश भर में, तो उनको छोड़ करके जो सीधे आपके टॉपिक से संबंधित होगा उनको मैं अब नेट यूजीसी और उसका एक दो तीन ऐसी श्रृंखला बना करके लिख दूंगा ताकि आपको खोजने में आसानी रहे। तो आइए आज हम लोग अब बातचीत करते हैं आज के विषय पर। देखिए, आपके जो 100 सवाल आते हैं उसमें लगभग 40 और 41 के आसपास जो सवाल होते हैं वो सिंगल आंसर वाले होते हैं, और ये जनरली उम्मीद की जाती है कि ये थोड़े सरल किस्म के सवाल होंगे। इसके बाद जो सवाल आते हैं जिसमें मल्टीपल आंसर होता है वो उससे थोड़े ऊपर लेवल के होते हैं, और यहाँ पर ये कोशिश की जाती है, जो दिशा निर्देश होता है उसके अंतर्गत, कि विद्यार्थियों को यहाँ पर कुछ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी कैसी है इसका पता लगाया जाए, और साथ में यह भी पता लगाया जाए कि वो किस तरीके से अपने रीजन को, अपने विवेक का अप्लाई करके सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। मतलब वहाँ आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके, भले ही आप तथ्य पहले से न जानते हो, लेकिन आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये देखने की कोशिश की जाती है। सीक्वेंसिंग और क्रोनोलॉजी से संबंधित सवाल आते हैं और वो आते ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो ना आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक पैटर्न है जिस पैटर्न के भीतर ये सवाल पूछा जाता है। और असर्शन, रीजनिंग और पैराग्राफ वाले जो सवाल आप सभी इससे परिचित हैं। अब जो कुछ पिछले समय में मैंने वीडियो देखा जून एग्जामिनेशन के बाद, उसमें कई चैनल वाले ये कह रहे थे कि एनटीए अब यूपीएससी जैसा अपना स्तर बनाना चाहता है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि नेट का एग्जाम यूपीएससी के स्टैंडर्ड से ऊपर का होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होते हैं तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की होती है। यहाँ तक कि उसमें मार्क्स का कि कितने प्रतिशत आप अंक पाए हैं इसकी भी बाध्यता नहीं होती है। जबकि आप जब यूजीसी के एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपका पीजी होना ज़रूरी है, और साथ में उसमें 55% की एक बाध्यता भी है। तो यह जो पैटर्न है वही ये बताता है कि आप इस तरह की तुलना न करें, लेकिन ये तुलना हो जाया करती है। और इसका वजह यह है कि निश्चित ही जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और धीरे धीरे वो हाई इसलिए हो गया है क्योंकि उसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, और जो भी बच्चा अपने को काबिल समझता है वो एक बार ज़रूर उसमें अपनी हाथ आजमाना चाहता है। खैर, ये तो बात हुई जो सीधे से जुड़ी हुई नहीं है हमारे आज के पहलू से। अब देखिए, यदि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, प्लेटो से आप शुरू करते हैं और इधर नोजिक, रॉल्स इत्यादि तक आते हैं, तो सवाल ये होता है कि हम किस तरीके से पढ़ें ताकि वो सवाल हल हो जाए हमसे जो कठिन होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मूल पुस्तक है उसको एक बार आप जरूर देख लें। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो आप सबका सब पढ़ेंगे नहीं, और ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जो भी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो कम से कम आप 3 किताबें तो आपके पास अवश्य ही होनी चाहिए।
और उन किताबों को अच्छी तरह से पढ़ने के क्रम में आप अपने मन में एक ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं और आप इस तरह के सवाल बनाएंगे जिससे कि आपके मित्रों को असुविधा होगी। जब आप इस बात का ध्यान में रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका मस्तिष्क उन तथ्यों को संग्रहित करेगा, उन तथ्यों की ओर जाएगा जो एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करते हैं। एक तो ये जरूरी चीज़ है, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते समय आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन बनाने हैं और वह प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कठिन हो। एक बात। दूसरी बात यह होती है कि जब आप किसी भी थिंकर को पढ़ रहे हैं तो आप कोई हिस्ट्री के विद्यार्थी नहीं है कि चीज़ों को सिर्फ रट लेना है और एक डिस्क्रिप्टिव अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। नहीं, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं जिसका संबंध क्या के बजाय क्यों से ज़्यादा होता है। तो आपकी पढ़ते समय मनोवृत्ति ये होनी चाहिए कि जो भी लेखक लिख रहा है ऐसा ही उसने क्यों लिखा। एक ही दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज ये होती है कि आप जब पुराने साल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि उस क्वेश्चंस को जो एग्जामिनर्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वो भी उससे वाकिफ होंगे और संभव है कि रिपीटेशन कम से कम होगा। अब चूंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लेटो पे सवाल पूछना है तो प्लेटो ने जो लिखा है और उस पर जो कमेंट्रीज लिखी गई हैं उसी पे तो पूछा जाएगा, पर वो अनंत नहीं है। अनंत नहीं है, इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत सीमित है। इसीलिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल और आपके मेहनत का लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अब प्लेटो से एक संदर्भ लेके आपको मैं इस तथ्य का एक हवाला देना चाहता हूँ। आपके सिलेबस में नेशनलिज्म भी होता है और जो ट्रेडिशनल तरीके से आप पढ़ते हैं प्लेटो को उसमें नेशनलिज्म तो है नहीं, लेकिन जब आप कार्ल पॉपर को आप पढ़ रहे होंगे तो कार्ल पॉपर ने प्लेटो की आलोचना करते हुए एक टर्म जो इस्तेमाल किया है वो ये कहते हैं कि प्लेटो को पढ़ते हुए एक ट्राइबल नेशनलिज्म टाइप की फीलिंग आती है। अब मान लीजिए कोई एग्जामिनर ऐसा है तो जो इन चीज़ों से वाकिफ है तो जाहिर सी बात है कि वह इस तरह के नेशनलिज्म वाली चीज़ को जोड़ करके प्लेटो से एक सवाल बना देगा। जब आप प्लेटो को पढ़ते हैं तो कुछ पात्र आपके जेहन में होते हैं। मसलन आप ग्लॉकन को जानते हैं, आप थ्रेसिमेकस को जानते हैं, पोलीमार्स को जानते हैं, सिफालस को जानते हैं। आप कोशिश करिए कि इसके अलावा और कौन कैरेक्टर्स हैं। चूंकि रिपब्लिक टेक्स्ट आपके सिलेबस में है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपके सिलेबस के बाहर का है, तो एडिमेंटस को आप क्यों नहीं पढ़ेंगे कि एडिमेंटस ने उसमें क्या कहा हुआ है। तो जो कोचिंग में पढ़ाने वाले लोग हों या जो स्वतः से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिनों दिन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती जा रही है और ये एग्जामिनेशन एक तरीके से विद्यार्थियों को इलिमिनेट भी करता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं कि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फेलोशिप दे सकें या अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम नेट की एक सर्टिफिकेट दे सकें। इसलिए जब हम इलिमिनेट करना है इस हिसाब से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जाहिर सी बात होती है कि उसका लेवल थोड़ा हाई होता ही है और उसी में हमको आना है। यही तो इस एग्जामिनेशन की ब्यूटी है कि आपसे यह एक कठिन परिश्रम की अपेक्षा करता है। अब जब आप प्लेटो को पढ़ रहे होते हैं तो आप सामान्यतः न्याय का सिद्धांत पढ़ते हैं। न्याय का सिद्धांत पढ़ते हुए आप अब इसको इस तरीके से पढ़िए कि न्याय के जो दूसरे सिद्धांत बने हुए हैं हम उनके साथ किस तरीके की तुलना प्लेटो की कर सकते हैं। क्यों ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी दो कारणों से है। मान लीजिए एक तो कारण ये हो सकता है कि न्याय पर लिखी हुई कुछ किताबें हैं या न्याय की अवधारणाएं हैं और साथ में दूसरे कॉलम में विचारक हैं, तो हम उनको सुमेलित कैसे करेंगे। एक तो ये चीज़ इससे आ जाएगा। दूसरी चीज़ इससे ये हो जाएगी
कि एसर्शन रीजनिंग से यदि कोई सवाल आता है, इसी को प्लेटो को और न्याय को बेस करके, तो आप उसको सही कर पाएंगे। तीसरी चीज इससे ये हो जाएगी, मान लीजिए कि आप प्लेटो के रिपब्लिक को पढ़े हैं और एक क्रोनोलॉजी आपको पूछ दिया जाए कि किस क्रम में वार्ताकारों ने अपने पक्ष को रखा है, तो वहां से आप देखिए पोलीमार्स है, सिफालस है, थेसीमेकस है, ग्लॉकन है, ये क्रम किस क्रम में चला, इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब अरस्तु आपके सिलेबस में है। अरस्तु को सामान्यतः उसमें क्रांति का सिद्धांत, दास्ता का सिद्धांत, संपत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सारी चीजों को किसी भी सामान्य किताब में बड़े बेहतर तरीके से लिखा हुआ रहता है। आप ये भी जानते हैं कि अरस्तु ने दुनिया के अनेक संविधानों का अध्ययन किया। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि सिसिली में किस कारण से क्रांति हुई, अरस्तु इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि जब उन्होंने अनेक संविधानों का अध्ययन किया है तो वास्तव में वो पॉलिटिक्स में अलग अलग देशों में अलग अलग कारणों से क्रांति हुई है, इसका जिक्र भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ 258 संविधान और 258 देश को जानने की कोशिश करिए, लेकिन सामान्य किताबों में भी 8-10 देशों का नाम तो रहता ही है, वो हमारे जेहन में जरूर होना चाहिए। टेलियोलॉजी से देखिए अरस्तु का अभी सवाल नहीं आया है इधर 1-2 वर्षों में, लेकिन यदि टेलियोलॉजी से अरस्तु के ऊपर सवाल आता है तो ये थोड़ा गंभीर मुद्दा होगा। और अरस्तु के टेलियोलॉजी को समझने के लिए उसने जो 5 तरह के कारणता का सिद्धांत दिया है, उस पर तो आपको जरूर ही जाना चाहिए। अब मान लीजिए आप मैकियावेली को पढ़ते हैं। मैकियावेली के बारे में सामान्यतः डनिंग का एक कथन आपको याद होता है कि वह अपने युग का शिशु है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा एंगल भी तो है। दूसरा एंगल हम क्यों नहीं जानने की कोशिश करेंगे और एग्जामिनर आपसे क्यों नहीं पूछेगा? मसलन वो वेपर का है, वेपर कहते हैं और वो बिल्कुल डनिंग से अलग एंगल जाता है। वेपर कहते हैं कि जो रेनेसां है उसकी 2 टेंडेंसी है, एक तो उसमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाला एंगल है और दूसरा पैगन रिवाइवलिज्म वाला एंगल है। तो जो मैकियावेली है वह पैगन रिवाइवलिज्म का जितना प्रतिनिधित्व करता है उतना वह प्रोटेस्टेंट इथिक्स वाला जो एंगल है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये जो मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, इन चीजों को फोकस करके यदि आप इन लेखकों को, इन चिंतकों को पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। आप आगे आइए, हम हॉब्स पर आते हैं। हॉब्स पर तो इतने ज्यादा सवाल बन सकते हैं कि एक वो कल्पना से बाहर है। ऐसा इसलिए कि हॉब्स पर उतने जटिल और गंभीर सवाल अब अभी तक पूछे नहीं गए, जबकि उससे बहुत सवाल बनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह साइंटिफिक मैटरलिज्म का प्रतिपादक है और आधुनिक दुनिया में जो एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति आई, उस प्रवृत्ति के द्वारा, उस प्रवृत्ति से थोड़ा गवर्न होते हुए कैसे हम समाज को, राज्य को, धर्म को समझने की कोशिश करें, वह इनकी व्याख्या करता है। तो उसका जो साइंटिफिक मैटरलिज्म है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको हम एक यहाँ छोटा सा सवाल पूछते हैं। मान लीजिए यह सवाल आता है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था संघर्षपूर्ण क्यों है? बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका एक ही उत्तर है, वो तो डिपेंड करता है कि किस एंगल से सवाल बनाए जा रहे हैं। लेकिन उसमें यदि आपको यह पूछ लिया जाए, ये मल्टीपल चॉइस वाले जो जिसमें कई आंसर होते हैं वो आपको दिए जाए, मल्टीपल आंसर वाला, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप ABC या ABCD या AB, कई आपके उत्तर उसमें सही होंगे। तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। किताब पढ़ के हमको खुद अपने आप से संवाद करना चाहिए कि क्या जितनी चीजें हम किसी एक लेखक की किताब में पढ़ लिए हैं उसके अलावा हम और क्या समझ सकते हैं। अब देखिए, आप ये जानते हैं कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में अधिकार किस पर आधारित है? होने तो कानून पर चाहिए,
लेकिन कानून तो वहां है नहीं, तो आधारित किस पे है? तो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में अधिकार शक्ति पर आधारित है, मतलब मनुष्य की जितनी शक्ति है उतने ही उसके अधिकार है। और कानून किस पर आधारित है? तो कानून मनुष्य की इच्छा पे आधारित है, जैसी उसकी इच्छा है वैसा उसका कानून है। अब यहां क्या हो गया कि अधिकार और कानून के आधार अलग अलग हैं, और जहां भी जिस भी समाज में अधिकार और कानून के आधार अलग अलग होंगे, संघर्ष वहीं से आरंभ होता है। तो ये हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में जो संघर्ष है उसका मूल कारण है। और आगे चल करके आप देखिए हॉब्स करते क्या है सामाजिक समझौते के माध्यम से। वह अधिकार का आधार जो पहले शक्ति है उसको कानून बनाते हैं, और कानून जिसका आधार इच्छा है उसका कानून का आधार एक सामूहिक विवेक बनाते हैं, और इससे वो एक लॉजिकल इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कि इससे जो संघर्ष है वह संघर्ष कम हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि आप असहज होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपकी टिप्पणियां मुझे प्रोत्साहित करेंगी कि मैं कितनी जल्दी आपके सामने आ पाता हूं। नमस्कार, फिर से मुलाकात होगी।